तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक मोमेंटम। इससे पहले के जितने टॉपिक हैं सारा टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा मोमेंटम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मोमेंटम क्या होता है। क्लास नाइन्थ फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 आपका है। तो हम देखेंगे जी कि क्लास 9 का जो फिजिक्स है इसका जो टॉपिक्स आपका चल रहा है और हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, ठीक। तो मोमेंटम पढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास दो बॉल हो, एक जो है हैवियर बॉल हो, एक बड़ा बॉल हो, और एक जो है छोटा बॉल हो, ठीक ना। इसका मास मान लीजिए कि आपका 50 kg है, 50 ग्राम किलोग्राम का, और ये आपका 10 किलोग्राम का है, ठीक। दो बॉल आपके पास है, एक जो है 50 kg का है और एक वो है 10 kg का है, और दोनों को सेम स्पीड से फेंका जा रहा है। यानी ये भी जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, km ये भी जो है आपका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। क्या मैंने बताया कि दो बॉल है, एक हैवियर है और एक लाइटर है, मतलब एक 50 kg का है, एक 10 kg का है। दोनों को क्या है, सेम स्पीड से फेंका जा रहा है। ये भी 20 km पर स्पीड से जा रहा है, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो आप ये बताइए कि किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है कि 50 kg वाला जो होगा उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना सर। तो हम कह सकते हैं कि जो हैवियर बॉल होता है उसको जो है, यानी वो बॉल जिसका मास ज़्यादा होता है उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो दिस मीन्स दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देख रहे हैं कि मास ज़्यादा है तो रोकने के लिए फोर्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक। मास कम है तो फोर्स की कम जरूरत पड़ती है, मास ज़्यादा है तो फोर्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो फोर्स क्या है, अगर ज़्यादा मास ज़्यादा फोर्स, कम मास कम फोर्स, तो हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये बात क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि अब मैं दोनों जो है बॉल को जो है सेम मास कर ले रहा हूँ। एक जो है 10 kg का है तो दूसरा भी मैं 10 kg का ले लिया। चलिए, ये 10 kg का है तो दूसरा भी क्या है 10 ही kg का है, यानी मास दोनों का क्या है, इक्वल हो गया, ठीक। अब दोनों को अलग अलग स्पीड से फेंका जाए, एक को जो है 10 के स्पीड से फेंका जाए और एक को 40 के स्पीड से फेंका जाए, ठीक। मास क्या है दोनों का मास सेम है, बट वी थ्रो या दिस टू इक्वल मासेस बॉल से, जो इक्वल मास वाला बॉल है मूव विथ डिफरेंट स्पीड। फर्स्ट मूव विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर, मतलब सेकेंड मूव विथ 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये बताइए कि किसको रोकने के लिए मोर फोर्स रिक्वायर, ज़्यादा फोर्स की जरूरत होगा। क्लियर है कि जो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जो धीरे धीरे जा रहा है, स्लोली जा रहा है, थोड़ा कम स्पीड से जा रहा है, उसको रोकने के लिए इससे कम फोर्स लगेगा। भले यहाँ फोर्स तो दोनों में लगेगा, बट यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा और यहाँ पर कम फोर्स लगेगा। तो मतलब कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के। तेज जा रहा है तो रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, धीरे धीरे आ रहा है तो रोकने के लिए कम फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। कह सकते हैं भाई स्पीड ज़्यादा है, स्पीड मतलब वही वेलोसिटी, स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। स्पीड स्लोली जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, स्पीड स्लो है तो रोकने के लिए कम फोर्स लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। है बात समझ में आया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि किसी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और यही अगर मास और वेलोसिटी को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो एक नया टर्म क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मोमेंटम। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू, यहाँ पर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और मास को M से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक। अब मोमेंटम
क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्शन होता है मोमेंटम के पास, और इसकी डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर बॉडी क्या करता है, मूव करता है। तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वो क्वांटिटी जिसके पास वेलोसिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसके साथ ही मोमेंटम में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल होता है इसके डायरेक्शन किस ओर होता है, तो जिधर बॉडी मूव करता है उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। बॉडी इधर मूव कर रहा है तो मोमेंटम का डायरेक्शन इधर, बॉडी अगर नॉर्थ मूव कर रहा है तो मोमेंटम का डायरेक्शन नॉर्थ, अगर साउथ मूव कर रहा है तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट हम देखते हैं, मास की यूनिट क्या होगा, केजी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए मोमेंटम की जो यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ये एसआई यूनिट होता है, कहते हैं एसआई यूनिट जो होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा मोमेंटम का। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म्स जो है और देखने को मिलता है कि मान लीजिए कोई बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाए, v=0 हो जाए, तो p की वैल्यू क्या आएगा, m, और v 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 0। मास तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, किसी भी बॉडी का मास कभी 0 होता नहीं, एकदम हल्का भी रहेगा तो भी उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा ही। हम ये नहीं कह सकते वो मासलेस है, भाई थोड़ा भी कुछ तो मटेरियल लगा होगा ना बनाने के लिए उसे, तो मास तो कभी 0 होगा नहीं। वेलोसिटी 0 मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, तो उसके पास मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, मोशन नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो डज नॉट पसेस मोमेंटम, इसका मोमेंटम नहीं होता है। और एवरी मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी भले वो बहुत स्लोली ही क्यों ना चले, भले वो कछुआ के चाल से ही क्यों ना चले, उससे भी स्लो क्यों नहीं चले, बट अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। एंड एवरी मूविंग बॉडी पसेस मोमेंटम है, प्रत्येक मूविंग बॉडी क्या करता है, मोमेंटम पसेस करता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी 0 होगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इसको नोट करिए। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे बताते हैं। यहाँ से जो है हम 1, 2, 3 टर्म्स और हम देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मोमेंटम p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। p जो है मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो यदि किसी बॉडी के मास को बढ़ा दिया है तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्टली का मतलब वही होता है कि अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। डायरेक्ट रिलेशन आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक इनडायरेक्ट वेरिएशन में एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या दूसरा घट रहा है तो ये वाला बढ़ जाएगा। ऐसे जो है कंडीशंस बनते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। मान लीजिए कोई बॉडी का मास क्या है, m=10 kg है, तो इसके पास जो भी मोमेंटम हो, और इसी के मास को अगर इंक्रीज करके 10 से अगर हम 20 कर देंगे तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मास को आधा करेंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसी तरह वेलोसिटी को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसके डायरेक्ट रिलेशन है, तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। अगर वेलोसिटी कम करेंगे तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह जो है हम अब कभी कभी देखते हैं जो कराटा प्लेयर्स होते हैं वो बड़े बड़े आइस के स्लैब लेते हैं, वो एक सिंगल ब्लो से ही क्या करते हैं, हाथ से ही अपना क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों कि वो अपने हाथ को इतनी तेज़ी के साथ ले जाते हैं, इतनी तेज़ी के साथ घुमाते हैं कि जब वो पत्थर पर या आइस पर पड़ता है तो उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा होता है, मोमेंटम ज़्यादा होने के चलते वो क्या होता है, आपका टूट जाता है। ठीक, या कभी कभी ऐसा है, 2-3 एग्जाम्पल्स भी आपके डे टू डे लाइफ में है। आप कभी कभी ऐसा मूव किए होंगे कि कार जो है हमारा स्लोली चलता है, बट कार से अगर टक्कर करते हैं तो स्लोली चलने के बाद भी क्या होता है, उससे जो एक्सीडेंट होता है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, खतरा हो जाता है। मान लीजिए कार जो है 25 के स्पीड से ही जा रहा है ना, बट अगर किसी से क्या होता है, टक्कर होता है तो भी क्या करता है, ज़्यादा क्षति कर देता है कार। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका स्पीड तो भाई मैंने अभी बताया कि स्पीड कम होगा तो मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी स्पीड तो मान लीजिए कम है, तो फिर मोमेंटम क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि कार का मास क्या है, ज़्यादा है। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी भले कम हो लेकिन मास ज़्यादा होने के चलते कार क्या करता है, ज़्यादा जो है एक्सीडेंट खतरा कर देता है। और इस धीरे धीरे चलने वाले कार से भी एक्सीडेंट क्या होता है, ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए अगर दोनों बढ़ जाएगा, मास भी बढ़ जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए, तो मोमेंटम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह मोमेंटम जो होता है हमारा बॉडी अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर एक कार स्लोली जा रहा है, एक कार फास्ट जा रहा है, तो जो फास्ट वाला जो टक्कर करेगा उससे क्या होगा, एक्सीडेंट खतरा वाला होता है। जो स्लोली कर रहा है वो भी करेगा लेकिन फास्ट वाला से थोड़ा कम करेगा। दोनों का अगर मास बराबर हो तब तो जो स्पीड जा रहा है वो फास्ट वाले से थोड़ा ज़्यादा एक्सीडेंट करेगा, ठीक ना।
और अगर कार अगर स्लोली भी जाए तो उसका मोमेंटम क्या होगा, मास के चलते आपका बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो ये जो हमारे टर्म्स हैं मोमेंटम पढ़ेंगे, इससे नोट करें। तो फिर आगे हम देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है।